नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। ऐसे में अब रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर ही संकट खड़ा हो गया। इन 5 प्रस्तावकों ने आज सुबह ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद अब बसपा में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। बीएसपी के 5 विधायक बुधवार सुबह अचानक विधानसभा में अपना प्रस्ताव वापस लेने पहुंचे। इसमें यूपी की राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई। बहुजन समाज पार्टी के असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकमलाल बिंद, गोविंद जाटो ने अपना प्रस्ताव वापस लिया। आपको बता दें कि कल ही असलम चौधरी की पत्नी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसमें कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा की ओर से 8, समाजवादी पार्टी की तरफ से 1, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी रामजी गौतम यानी एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ बसपा का भी एक उम्मीदवार था। निर्दलीय उम्मीदवार कारोबारी प्रकाश बजाज भी चुनावी मैदान में है। यूपी में 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। 11 नवंबर तक नतीजे भी आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि जहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को अपनी संख्या बल के आधार पर उतारा है और उनकी जीत सुनिश्चित दिख रही है, लेकिन असल में चर्चा यह भी थी कि बीजेपी उसके अलावा भी कुछ अलग से जो कैंडिडेट हैं जो कि उनकी तरफ से नहीं उतारे गए, लेकिन उनको भी अपने खेमे में रखते हुए जीत दिलाने की कोशिश करेगी। तो उसी बीच में विपक्ष का आपस में ही जो बंटवारा दिख रहा है, खासतौर से बसपा के अंदर जो फूट दिखाई दी और उसमें सपा जिस तरीके से एज लेती हुई दिख रही है, वहां पर बसपा के लिए बड़ा झटका है। क्या है राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित? असल में आपको अब यह समझना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी 395 यानी कुल सदस्य संख्या 403 जो कि एमएलए हैं, जबकि 8 सीटें खाली हैं। बीजेपी के पास फिलहाल 306 विधायक हैं, वहीं सपा के पास 48, बसपा के पास 18 और कांग्रेस के साथ अपना दल के पास 9 और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 4 विधायक हैं, जबकि 4 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी से विधायक है। लेकिन बड़ा झटका यहां पर बसपा के लिए इस लिहाज से होगा क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उसका एक कैंडिडेट जो है वो उनको जीत मिल सकती है और इसके लिए उनके पास संख्या बल है और उस संख्या बल के आधार पर वो जीत दिलाएंगे और समर्थन उनको कई और लोगों का मिल सकता है। लेकिन पूरा खेल बिगाड़ दिया अखिलेश की पार्टी ने। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। बसपा के बागी 5 विधायक अब सपा कार्यालय पहुंच गए। आप देखिए, सुबह मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये विधानसभा पहुंचे और फिर प्रस्ताव वापस लेने की बात सामने आई। अब ये अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। विधानसभा से सीधे सपा कार्यालय पहुंचे हैं ये 5 विधायक जो कि बसपा के हैं। ये बागी 5 विधायक हैं जो कि सपा कार्यालय में मौजूद हैं और अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात हो रही है। तो पूरा खेल बीएसपी का बिगड़ चुका है। मौजूदा दौर में आप देखिए, संख्या बल एक अपने आप में बहुत अहम कड़ी थी और संख्या बल के आधार पर ही जहां बीजेपी ने 8 कैंडिडेट उतारे और उनके पास अपनी अच्छी संख्या है, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी अन्य दल आपस में खींचतान कर रहे थे। कहीं कोई निर्दलीय अपनी गणित बिठा रहा था और कहीं पर कोई पार्टी अपने कैंडिडेट को जीत दिलाने के लिए आंकड़ों को मजबूत करने में लगी थी। लेकिन अभी यहां फिलहाल बसपा का खेल बिगड़ता दिख रहा है। हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, बड़ा खेल यहां पर चुनाव से पहले ही और जिस तरीके से 5 बागी हो गए बसपा के विधायक, मायावती के लिए बड़ा झटका है। जी बिल्कुल, मायावती के लिए बड़ा झटका है। वो इसलिए भी क्योंकि ये माना जाता था कि बहुजन समाज पार्टी से टूटना आसान नहीं है, क्योंकि मायावती की पकड़ बहुत गहरी होती है। लेकिन इस बार ये मिथ टूटा है। जो राज्यसभा के लिए जो चुनाव हो रहा है उसमें ये मिथ टूटा है और 5 प्रस्तावकों ने अपना नाम वापस ले लिया है। लालजी निर्मल जो भाजपा के कद्दावर नेता है, उनका ये कहना था कि 5 नहीं 4 विधायक टूटे हैं, यानी कि ऑफिशियली भी बहुजन समाज पार्टी ने मान लिया कि विधायक टूटे हैं। लेकिन इसके पीछे पूरा खेल क्या है? कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अखिलेश यादव की उनके कार्यालय में, तो उन्होंने मुस्कुरा के बात कही थी कि 3 बजने दीजिए, ड्रामा अभी बहुत बाकी है, अभी खेल खत्म हुआ। ये बात तकरीबन 1 बजे की है और 3 बजते बजते एक कैंडिडेट अपना पर्चा दाखिल कर देता है, निर्दलीय बजाज की मैं बात कर रहा हूं, जिसे सपा समर्थित माना जाता है। लेकिन सुबह होते ही दूसरा नाटकीय क्रम चलता है और 5 बसपा विधायक टूट जाते हैं पार्टी से और प्रस्तावक से अपना नाम वापस ले लेते हैं। और रायनी जो उसमें से एक विधायक है, उनका तो यहां तक की कहना था कि उनके नाम फर्जी, उनका सिग्नेचर फर्जी है, उनको तो पता ही नहीं था। तो यानी कि एक बड़ी हैरानी की बात थी कि एकदम से
जिस वक्त ये पर्चा दाखिल हुआ उस वक्त वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब अंतिम तिथि निकल गई तब उन्होंने कहा और प्रस्तावक से अपना नाम वापस लिया, यानी कि पर्चा खारिज होने की पूरी संभावना है। अब कैसे बचेगा ये बहुजन समाज पार्टी को देखना है, क्योंकि अब रिवाइज भी नहीं पर्चा हो सकता है, नाम वापस लीजिए या खारिज हो जाइए। दूसरी खास बात यह है कि आखिर इन सब के पीछे कौन था। जब ज्वाइनिंग होती है सलीम इकबाल शेरवानी की, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, तो वहीं एक बसपा विधायक की पत्नी भी, असलम खान की पत्नी भी शामिल हो जाती है और साथ ही कद्दावर नेता होते हैं त्रिभुवन, वो भी शामिल हो जाते हैं, वो भी बसपा के, बब्बू खान बसपा के, वो भी शामिल होते हैं। यानी कि उसी वक्त अखिलेश यादव को मालूम था कि अगला दिन सुर्खियों का रहने वाला है और ये बात कही जा रही थी कि वो पांचों विधायक खामोशी के साथ यानी खुर्रम, जो अखिलेश का आपने जिक्र किया कि उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि अभी देखिए ड्रामा अभी बाकी है, तो हमें लगता है कि राजनीतिक तौर पर अभी और बहुत ड्रामा होगा, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव अगर हम सीधे तौर पर देखें तो आम जनता का वहां पर इन्वॉल्वमेंट वैसा नहीं होता जैसा कि विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव। चुने हुए प्रतिनिधि अपने लोगों को चुनते हैं, लेकिन उसमें भी गणित कम नहीं है। मुझे हरियाणा का प्रकरण भी याद आता है कि आखिरी समय में कैसे वहां पर राज्यसभा चुनाव में ही खेल हो गया था और फिर वहां पर स्याही कांड उजागर हुआ था और स्याही कांड को लेकर बड़ी चर्चा हुई। यहां पर बसपा के कैंडिडेट के लिए तो झटका है ही, खारिज होना नामांकन बहुत संभव यही है एक आखिरी परिणाम, लेकिन क्या उसके पहले कोई और संभावना वो तलाश सकते हैं? क्योंकि इधर अब मुख्यमंत्री यहां पर मुलाकात भी हो रही है, एक तरफ ना सिर्फ अपना प्रस्ताव वापस लिया बल्कि अब अखिलेश यादव से वो 5 विधायक मिलने भी पहुंच गए कार्यालय। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साफ है कि 2022 में चुनाव होना है और अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है इस सरकार को, मतलब इस सेशन को जो विधानसभा का है, अगले मतलब ये ठीक एक साल के बाद यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाए, बहुत मतलब नहीं, लेकिन 2022 के बाद भविष्य क्या हो सकता है इसको देखना और तय करना है। यही बात है कि जब साल का आखिर होता है तो विधायक अपना ढूंढने लगते हैं कि वो कहाँ जाएं, मतलब सेफ होम क्या उनका हो, और अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं या फिर उनके प्रति लीनियंसी दे रहे हैं तो ये साफ जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी को लेकर एक पॉजिटिव वाइब्स है, कहीं ना कहीं है कि समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता में आ सकती है। चलिए ये विधायकों का मानना होगा, राजनीतिक तौर पर इसको हम नहीं कह सकते कि किसको क्या वाइब्स मिल रही हैं। हाँ, सेफ होम खोजने की बात जो है वो बिल्कुल सही आपकी बात है। खुर्रम हमारे साथ आप बने रहे, मनोज मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका, और दीपक भी हमारे साथ हैं एमएलसी कांग्रेस के। दीपक आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा, एकदम एंड टाइम पर बसपा को झटका लगा है, खेल क्या है, गणित क्या है? और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने देखिए कल जो कहा कि अभी ड्रामा बाकी है, तो वाकई एक ड्रामा दिख रहा है यहां पर। देखिए, कहीं न कहीं जो स्थिति बनती जा रही है राजनीति में उत्तर प्रदेश में, बहन जी के ऊपर पहले से सवाल खड़े होते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है, हालांकि डरी समाजवादी पार्टी भी हुई है, लेकिन अगर कांग्रेस की तरह ये पार्टियां लड़ती रहती तो आज मुझे लगता है ऐसे हालात नहीं होते। उनके अपने लोग उन्हें छोड़ के जिस तरह उत्तर प्रदेश में भागने की स्थिति में आ गए हैं, उसमें दो चीजें हैं। कहीं एक तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस चुनाव को लड़ नहीं रहा, दूसरा बसपा में जिस तरह से आरोप लगते थे पैसे लेने के, बसपा पे जिस तरह आरोप लगते थे हर महीने चंदा देने के, तो मुझे लगता है बसपा में निराशा है और बसपा के मुखिया पे जो आरोप लगे थे कहीं सच साबित हो रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी ये काम किया है दल को तोड़ने का, मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल में जो अभी हमारा 10th शेड्यूल है, जो हमारे लोकतंत्र में संविधान में स्थापित तौर पे चीजें हैं, वो भी किसी दल को तोड़ना कहीं ना कहीं इलीगल है। तो किसी सदस्य को धन बल के आधार पर या प्रभाव के आधार पर जो आप बड़ी बात कर रहे हैं दीपक भाई, आप क्या कह रहे हैं कि मतलब इस ड्रामे के पीछे धनबल है, समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं आप? निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए और हमारे संविधान का 10th शेड्यूल, मैं 10th शेड्यूल का नाम ले रहा हूं, 10वीं अनुसूची में स्पष्ट तौर पर चीजें लिखी गई हैं। कोई सदस्य अगर किसी पार्टी के सिंबल पर जीत कर आता है तो मूलतः उसे उसी दल में रहना होगा, उसी दल के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट देना होगा। तो ये कहीं ना कहीं दोनों दलों में निराशा है और कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी का प्रभाव बढ़ रहा है। दीपक भाई हमारे साथ आप बने रहिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप फोन पर हैं हमारे साथ, लेकिन आप बने रहिए, बहुत जल्दी जल्दी मैं टिप्पणियां लूं। बड़ी बात आपने कही, उस पर भी मैं सवाल आपसे बाद में लूंगा। मनोज मिश्रा, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपसे। सवाल यह है यहां पर कि अचानक से जो झटका लगा, मायावती इसको कैसे मैनेज कर पाएंगी, उनके कैंडिडेट्स को अब जीत कैसे मिलेगी, और जीत तो छोड़ दीजिए, नामांकन बचेगा नहीं बचेगा, अब तो यह सवाल हो गया। और दूसरा जो दीपक भाई यहां पर कह रहे हैं कि किसने किया, जिसने भी किया वो भी गलत किया है, तो इसका पूरा लब्बो लुआब क्या निकल रहा है?
अतुल जी, मुझे लगता है कि राजनीति में अब गलत और सही का मापदंड सिर्फ उसके लिए रह गया जो उससे दूर रहता है। मैं मौजूदा स्थिति की बात कर लूं तो मायावती के लिए झटका और झटके के साथ साथ कल जब अखिलेश यादव ने प्रेस की थी तो उन्होंने एक बात जो कही, जो अभी आपने रिपीट भी किया है कि साहब अभी खेल होना या बाकी परिणाम आना बाकी है। ये पांचों विधायक जिन्होंने प्रस्तावक बनने से इनकार किया, सपा पार्टी में मौजूद हैं। और अतुल जी, जो सबसे बड़ी बात है, जनता से हम उम्मीद करते हैं ईमानदारी मनोज जी मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा जल्दी से उसको दुरुस्त कर लिया जाए। अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संपादक। अरविंद, एंड टाइम पर ये जो हुआ, हमने कई इसके पहले भी राज्यसभा चुनाव से रिलेटेड ऐसे किस्से सुने, जिसका एक मैंने अभी जिक्र भी किया था। हरियाणा में स्याही कांड बड़ा सुर्खियों में रहा था, लेकिन अब यहां पर इस वक्त में एक पार्टी के कैंडिडेट के लिए खतरा बना रही है, क्योंकि उनके 5 प्रस्तावकों को ही तोड़ लिया गया। मुलाकात भी चल रही है, कुछ और ड्रामे हैं, और इसका पूरा अगर समीकरण हम देखें तो क्या यहां पर उस एक पार्टी को मजबूती मिल गई, एक कमजोर हो गई, या इसका असर बाकी अन्य दलों पर, उनके कैंडिडेट या कुछ निर्दलियों पर भी जा रहा? अतुल देखिए, पहले मैं आपको समीकरण समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये सारा खेल जो है लास्ट 15 मिनट में बदल गया। कैसे बदला उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, कल अखिलेश दास की पत्नी अलका दास ने तकरीबन 11 बजे जो है वो ये प्रपत्र उन्होंने खरीदा वहां पे, और ये सोचा जाने लगा कि अलका दास जो है वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेगी। लेकिन उसके बाद जो है निर्दलीय प्रकाश बजाज, जिसके सभी प्रस्तावक समाजवादी पार्टी से हैं, जो कि खुद भी वकील हैं, कहा जा रहा है निर्दलीय हैं, और सभी प्रस्तावक समाजवादी पार्टी के हैं। 38 वर्षीय प्रकाश जो है, इन्होंने LLM और इनके पास CS की भी डिग्री है, तो इन्होंने असली काम किया और इन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। अब मैं आपको गणित बताता हूं, समाजवादी पार्टी के पास अगर हम रामगोपाल यादव की जीत सुनिश्चित अगर करने के बाद भी 12 वोट अतिरिक्त बच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें, जो निर्दलीय प्रकाश बजाज हैं, उनको जिताने के लिए अन्य दलों के वोटों की जरूरत होगी। अब वोटों की इस खींचतान में क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि भाजपा को अपना दल के अलावा राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक का भी समर्थन प्राप्त है, और वहीं जो 10वां प्रत्याशी पहुंचेगा उसको हर हाल में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, यानी ये अब कंफर्म हो गया है कि वोटों का खरीद फरोख्त होना है। इस बात को हमें नहीं, इस बात अरविंद एक और चीज बहुत सरल शब्दों में मैं चाहूंगा आप समझाएं, क्योंकि ये देखिए गणित जो है ना, कई बार बहुत आसान होती है जिसको समझ में आती है, और जिसको नहीं आती है तो उसके लिए बहुत ही वो जटिल हो जाता है विषय। यहां पर आपने जो बात समझाई है समीकरण के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से, दीपक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सपा के ऊपर एक तरीके से उन्होंने आरोप लगाया, और वो कह रहे हैं किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या अब यहां पर एक तरफ सपा मजबूत होती दिख रही है दलबल करने के आधार पर, तोड़फोड़ करने के आधार पर, या बीजेपी और पीछे से बाकी अन्य कैंडिडेट के आधार पर भी अपने समीकरण बिठा रही है? 8 तो पक्के हैं उसके आंकड़ों के आधार पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने असलम चौधरी और उनकी पत्नी को पार्टी की सदस्यता दिलाई, ठीक है। उससे ये इरादे उनके स्पष्ट हो चुके थे। वर्तमान विधानसभा में कुल 403 लोगों में से 395 विधायक हैं, 8 सीटें खाली हैं, जिसमें 7 पर उपचुनाव हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास 305 विधायक हैं, सपा के पास 48 हैं, बसपा के पास 18 हैं, अपना दल 9, कांग्रेस 7 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास 4 विधायक हैं। ठीक है। इसके अलावा 4 निर्दलीय भी हैं। तो एक प्रत्याशी को जीतने के लिए प्रथम वरीयता का कम से कम 36 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में बसपा और सपा दोनों को बाहरी वोटों की आवश्यकता होगी, लेकिन अब 5 बसपा से चले गए, तो आप समझिए कि बसपा तो बड़ी मुसीबत में फंस गई। और आप देखिए कि कांग्रेस के सभी 7, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 4, निर्दलीय वोटों की कितनी आवश्यकता है, और भाजपा की निगाहें अपने अतिरिक्त 16 और अपना दल के 9 वोटों पर भी रहेगी, क्योंकि भाजपा का अपना दल के साथ मैं यही मैं समझना चाह रहा था। देखिए गणित बहुत लंबी है। दीपक भाई, सवाल यही है, आप कह रहे थे कि कांग्रेस जिस मजबूती से अपने आप को तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश में, उसका असर है कि बाकी दल कमजोर होते जा रहे हैं, यानी सपा बसपा, और सपा बसपा आपस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, अगर राज्यसभा चुनाव की स्थिति हम देखें, संख्या बल है तो बीजेपी अपने कैंडिडेट को तो जिता लेगी, वो एक अलग आंकड़ा हो गया। उसके अलावा भी बीजेपी की निगाहें और भी तमाम लोगों पर हैं, इसमें तो बीजेपी ही मजबूत होती दिख रही है।
मैंने पहली बार नहीं कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली को, यहाँ आप देखते हैं ना जिस तरह से भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सुरक्षा की उम्मीद की जाती है, और प्रदेशों की चुनी सरकारें उस व्यक्ति के डर से अपने विधायकों को छुपाते हुए अन्य प्रदेशों में जहां पर सुरक्षित रह सकती हैं, घूमती हैं, रिजॉर्ट में रोकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है, जहां पर महिलाएं, बच्चियां जला दी जाती हैं, सरकार अगर कोर्ट न करे कुछ कर नहीं पाती, वहां पर कोई राजनीतिक दल अगर किसी दल में तोड़फोड़ कर लेता है, उसमें इतना साहस और शक्ति है। तो अब दीपक भाई देखिए, ये बात आप करेंगे तो बात बहुत लंबी जाएगी ना, फिर तो मुझे रिजॉर्ट बहुत सारे याद आएंगे, फिर तो मुझे राजस्थान वाले भी जो रिजॉर्ट में गए थे वो भी याद आएंगे, फिर एमपी वाले भी, खैर छोड़िए वो। लेकिन यहाँ पर मैं समीकरण जानना चाह रहा था, मैं दीपक मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। अरविंद, क्या ये खबर है कि 5 नहीं बल्कि 6 विधायक टूट गए हैं बसपा के, और कई और पहुंचने वाले हैं सपा कार्यालय, कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है? खुर्रम, अगर आपके पास जानकारी हो तो। देखिए अतुल, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 5 नेता जो टूटे हैं वो इम्पोर्टेंट लोग हैं, बहुत दिनों से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और इनकी पार्टी में गहरी जड़ें हैं। इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में 18 में से 10 भी टूट जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, लोगों को ये लगने लगा है कि कहां पे हम अपनी जमीन को तलाश करें और आने वाले समय में किस जगह से हम विधानसभा का टिकट ले जहां से जीत हासिल करें। और मैं समझता हूं कि राज्यसभा का ये चुनाव उनके लिए उनको अपनी जो जिसको कहते हैं कि वचनबद्धता दिखाने के लिए काफी होगा कि मैं वचनबद्ध तरीके से अखिलेश यादव के साथ हूं और अखिलेश यादव को भी उनके साथ रहना चाहिए। यही बात अरविंद, खुर्रम भी कह रहे थे कि सेफ होम्स की बात जो होती है वो अभी से मन में आ गई है, क्योंकि वो चुनाव जो अहम है सबसे प्रमुख तौर पर, वो भी अब नजदीक है, और अब इस राज्यसभा चुनाव में ही यहां पर अपनी तरफ से लॉयल्टी दिखाने के लिए, भले एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाकर लॉयल्टी दिखाना हो, लेकिन वो कोशिश शुरू हो गई है। मनोज मिश्रा जी, बहुत जल्दी से अपनी एक बात भी आप पूरी कर लें, और उसी में सवाल, जिस बात का जिक्र यहां पर अरविंद कर रहे थे, उसको कैसे आप देखते हैं और उसका परिणाम किस तरीके का देखते हैं, खासतौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि 8 के अलावा पर उनकी निगाह है और यहां तोड़फोड़ शुरू हो गई है। और जो बात दीपक भाई कह रहे थे उस पर भी एक टिप्पणी मैं चाहूंगा। आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ मनोज जी। जी अतुल जी, दरअसल मैं अरविंद भाई की बात से सहमत हूं, उसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। ये जो 5 विधायक टूटकर बसपा से सपा में गए हैं, ये 5 नहीं बल्कि ये संख्या अभी बढ़ने वाली है। और इनके जो क्षेत्र, चाहे वो प्रयागराज की बात कर ले, बाकी अन्य विधायकों की बात कर ले, दरअसल हुआ क्या है, जब 10 की जगह 11 कैंडिडेट उतरे हैं, अब बसपा के पास कुछ बचता नहीं। बसपा अब करेगी क्या? कैंडिडेट वापस लेने की स्थिति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नामांकन खारिज हो जाएगा। तो सेफ गेम, जब भारतीय जनता पार्टी ने 8 लोगों का नामांकन कराया था और उसके बाद 10 पर 11 उम्मीदवार हो गए थे, तभी ये लग रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, बस देखना कि कौन कर पाता है। आज की स्थिति ये है कि उपचुनाव सामने है, 7 विधानसभा सीटों का 2022 का फेर चुनाव होने जा रहा है, मेन होगा, उसमें अखिलेश यादव उन लोगों को जगह देने में कामयाब हो रहे हैं जो कहीं न कहीं कांग्रेस कह सकते हैं या बसपा में जिनको अपना भविष्य नहीं दिखता है। देखिए, उंगलियां उठाना बहुत आसान बात है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी, चाहे वो अपना दल हो या पूर्व सहयोगी की बात कर ले, राजभर की बात कर ले, इनके संपर्क में है। लेकिन अतुल जी, मायावती को बड़ा झटका है उपचुनाव और 2022 इसमें कोई शक नहीं कि मायावती के लिए बड़ा झटका है, और आगे किसका उदय होगा, किसके लिए माहौल बन रहा है वो तो अलग है, लेकिन यहां राज्यसभा चुनाव में माहौल अपने आप में बहुत जबरदस्त बन रहा है, या बन चुका है, या बनने वाला है, ये अपने आप में प्रमाणित होता फिर से दिख रहा है। खुर्रम, बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ और लोग मुलाकात करने पहुंच रहे हैं? आप भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे, अरविंद भी कर रहे हैं और मनोज जी भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बसपा का एक झटका खाना सपा के लिए क्या वाकई बहुत मजबूती के तौर पर दिख रहा है? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि दोनों कमजोर हैं और यहां पर धनबल का उपयोग हो रहा है, वो दोनों को ही घेर रहे हैं।
देखिए बिल्कुल साफ बात है कि अगर कोई विधायक टूट कर प्रस्तावक टूट जाते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या फिर इंक्लिनेशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो पेरेंट जो पार्टी होती है वो कमजोर होती है और जहां वो माइग्रेट करते हैं वो मजबूत होती है। मैं नीरज शेखर का यहाँ जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि जब धारा 370 हटाना था केंद्र सरकार को, तो नीरज शेखर ने इस्तीफा दिया था और उसी का फायदा मिला है कि उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो यानी कि लॉयल्टी पे से एट दैट टाइम जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो जाहिर सी बात है जब इस टाइम इन पांचों ने अपनी लॉयल्टी दिखाई है समाजवादी पार्टी तरफ से, तो उनको आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो उन लोगों को भी खींचने में कामयाब हो सकते हैं। जैसा अरविंद जी ने कहा कि उनकी जड़ें अपनी पार्टी बेहद मजबूत है, तो जाहिर सी बात है कि जब बहुजन समाज पार्टी से कोई जड़ उखड़ता है तो उसके साथ काफी चीजें भी उखड़ने की संभावना होती है। और आप इस बात हैरानी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात का काफी दिनों से संकेत मिल रहा था कि समाजवादी पार्टी लगातार बहुजन समाज पार्टी पर निगाह रखे हुई है और ये साफ हो गया आज कि किस तरीके से निगाह रखी हुई थी। अब देखना यह है कि और कितने टूटते हैं और कितने आते हैं, क्या कोई पदाधिकारी आते हैं, क्योंकि पूर्व त्रिभुवन आ चुके हैं, बब्बू खां आ चुके हैं, ये सब एक बड़े स्तंभ थे बहुजन समाज पार्टी के जो आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को मानना है कि अगर रीजनल पार्टी में कंटेस्ट करना है तो एक अगली रीजनल पार्टी को कमजोर करना है। बिल्कुल सही, ये उनकी बिल्कुल सही राजनीतिक सेटिंग है या राजनीतिक उनकी जो है महत्वाकांक्षा के बीच में जो गणित कह सकते हैं फिट बैठ सकता है, वो उस गणित पर ही आगे बढ़ रहा है। दीपक, बहुत जल्दी से एक सवाल मेरा ये, देखिए धनबल का उपयोग, हॉर्स ट्रेडिंग, तमाम तरह की बातें हमने राज्यसभा चुनाव में इसके पहले भी कई बार देखी हैं और कई तरह के आरोप देखे, लेकिन अंततः जीत पर ही बात होती है। अब वहां पर सवाल यह उठेगा कि आप कह रहे हैं कि जिसने तोड़ा उसने भी गलत किया और जो टूटा वो तो था ही कमजोर इसलिए टूट गया, लेकिन मजबूत यहां पर कौन हो रहा है? इक्वेशन के हिसाब से कांग्रेस कहां पर अपने आप को देख रही है? क्या इन चीजों में कांग्रेस अभी भी तटस्थ बनी हुई है? उसकी सेटिंग या उसका अपना आंकड़ा वो कहीं से इधर उधर नहीं हो रहा? दीपक, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चले, शायद हमारे साथ संपर्क किया। अरविंद, यही सवाल मेरा आपसे है। अब यहां पर अगर हम देखें तो दो प्रमुख दल होकर उभर गए, एक तरफ बीजेपी है और सपा, जो कि इस पूरी परिस्थिति में मजबूत होती इस वजह से दिख रही क्योंकि बड़े नाम और वो भी प्रस्तावक तोड़ दिए और ये बड़ा झटका बबुआ ने बुआ को दे दिया है। देखिए राजनीति में अतुल, आपने देखा कि किस तरीके से मायावती और अखिलेश एक हुए थे, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। और आज जो है आप देखिए कि अखिलेश यादव ने जो है अपनी बुआ को झटका दिया है। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें फायदा किसका हो रहा है हमें ये समझना चाहिए। हमारी एनालिसिस ये होनी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी जो कि अपने आप को उत्तर प्रदेश के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती मानती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। उसके ऐसे नेता जा रहे हैं जो सालों से उनके साथ थे। आप देखिए अखिलेश यादव ने निश्चित रूप से अपनी बढ़त बनाने का काम किया और एक मैसेज देने का काम किया कि नहीं, मैं भी राजनीति जानता हूं और राजनीति कर रहा हूं, इसलिए सभी के सभी लोग सचेत रहें। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो आखिरी उम्मीदवार अतुल नहीं लड़वाया है, उसके साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो कहां जाते हैं ये बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि 9 वोट बड़े मायने रखते हैं अतुल, और वो किसी को जितवाने और हरवाने के लिए काफी होते हैं। बिल्कुल। और राष्ट्रीय लोकदल का एक विधायक, उसके अलावा निर्दल, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो होनी है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और अब ये जो लोग चुनाव को कंडक्ट करा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोका जाए। बातें हम लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सारे काम हम लोग के सामने होते हैं और हम लोग उसको देखते हैं, ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरविंद, ये दुर्भाग्य की तो बात है, लेकिन इसी को राजनीति कहते हैं और उसी में आपको उन चीजों को देखना और समझाना भी है, समझना भी है। मनोज, जो बात अरविंद यहां पर कह रहे हैं, दो पहलू निकल कर आए। एक राज्यसभा चुनाव से परिणाम के तौर पर इस पर हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, उस पर हमारी निगाह होगी, और फिर भविष्य में इसका कितना व्यापक असर होगा, किस पार्टी के लिए नुकसान और किस पार्टी के लिए फायदा। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में अगर सिर्फ राज्यसभा चुनाव पर हम फोकस करके इसको देखें, यहां पर जो इक्वेशन है, जो संख्या बल है, जितने की रिक्वायरमेंट होती है कैंडिडेट को जिताने के लिए, वहां पर अब समाजवादी पार्टी का यह कदम बाकी किनके लिए लाभान्वित करने वाला होगा और कितना होगा, या बीजेपी कुछ और भी गणित पर पहले से चल रही थी जो अब धीरे धीरे खुलेगा? नहीं अतुल जी, दरअसल गणित दोनों तरफ से धीरे धीरे खुल ही रही और चल भी रही थी। भारतीय जनता पार्टी 8 कैंडिडेट के साथ में सेफ गेम में थी और एक कैंडिडेट के साथ में कहीं न कहीं सपा थी, लेकिन
जो एक कैंडिडेट मायावती था उस पर अगर चर्चा करने कोई विषय इसलिए नहीं है कि अब उसके बाकी बचे लोगों को कौन किस तरीके खरीद के या भविष्य में उसको क्या दे सकता है। इसमें देखिए लॉयल्टी कहीं नहीं है, सिर्फ आज का धन, आज का मौका और 2022 का टिकट। मैं बड़ी खुली बात कहना चाह रहा हूँ, 2022 में वो विधायक अपना भविष्य तलाशेंगे कि किसके साथ जाने में उनका फायदा है, उनकी सीटें सुरक्षित रहेंगी। मायावती को रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत इतने जल्दी पड़ जाएगी, ये सोचने का विषय है, क्योंकि वो भाजपा के साथ कई बार सरकारें बना चुकी हैं, अखिलेश के साथ उन्होंने चुनाव लड़के भी देख लिया है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अतुल जी, फिर मैं कहूंगा राजभर की पार्टी के वोट और राजभर भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद लगातार एक बीच का रास्ता कहीं न कहीं ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। भाजपा जरूर कोशिश करेगी कि बचे हुए समय, बचे हुए साल में कहीं न कहीं राजभर को हम एक जगह दें और उनको ले आए। पिछली बार अगर अतुल जी याद आपको हो तो राजभर राज्यसभा के चुनाव में नीचे नहीं माने थे, सीधे बार्गेनिंग करने के लिए अमित शाह तक बार बार जाना पड़ा था। और इन के पर्दों के पीछे क्या समझौता, क्या खेल होता है, ये हमसे आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मायावती पे झटका है, अखिलेश कहीं न कहीं रणनीति में कामयाब हो रहे हैं और भाजपा अपना 8 कैंडिडेट लेकर के सशक्त है, लेकिन जो निर्दलीय है उस पर सबकी निगाहें होंगी। मनोज जी अब यहाँ पर उसी बात पर मैं आऊंगा जिस पर अरविंद भी कह रहे थे कि हम कंक्लूड वहीं पर जाकर करें आखिरी में अपनी चर्चा को। यहाँ पर बीजेपी के 8 फिक्स हैं क्योंकि उनके पास 296 का वो भरपूर आंकड़ा है, 37 एक के लिए चाहिए तो वो है। यहाँ अब बात होती है कि जो 9वां प्रत्याशी, उसके लिए बीजेपी अलग से पर्दे के पीछे से बात कर रही थी, अपनी रणनीति बना रही थी। चर्चा यह भी थी कि जो बसपा का कैंडिडेट, उसको बीजेपी का बैकडोर समर्थन, उस पर तो यहां पर कुठाराघात हुआ, वहां तो झटका लगा है बसपा को भी और बीजेपी की अगर वो रणनीति थी तो, या बीजेपी की अलग से कोई और रणनीति चल रही थी और वो अभी भी बनी हुई है? नहीं अतुल जी, दरअसल है क्या कि ये जो झटके की आप बात कर रहे हैं, इस झटके की जमीन पहले तैयार हो चुकी थी, इसमें कोई नई बात नहीं थी। इसके सिर्फ हमको आपको आज इसका पटापेक्ष देखने मिला है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि उस निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर समर्थन या पुरजोर जिताने की कोशिश या कहीं और नहीं जाए। बाकी बच्चे जितने वोटर हैं उनको हम कहीं न कहीं किसी तरीके से समायोजित करके अखिलेश के कमजोर करने की कोशिश करें, क्योंकि अब बसपा भी चर्चा करने को विषय नहीं। ठीक है खुर्रम, अब यहां पर सबसे अहम हो जाता है कि अब कितना टूटेगी और बीएसपी, और अगर वो टूट रही है तो भविष्य के लिए देखिए मायावती को बहुत गहन विचार करना होगा, क्योंकि 14 से लगातार झटके पर झटका ही लग रहा। पिछले दिनों में यह भी चर्चाएं हो गई कि इसी वजह से शायद सुर बदल गए हैं, वो आक्रामकता नहीं रह गई है बीजेपी के खिलाफ, और जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे गए थे, नामांकन हुए, वहां पर वॉकओवर एक तरीके से देने की कोशिश थी और वो खुलकर आ भी गया कि बीएसपी के लिए कौन वॉकओवर कैसे दे रहा है। अब यहां पर अखिलेश ने बड़ी ठोस रणनीति बनाई, लेकिन उस रणनीति में क्या वाकई कुछ और भी खेल हैं, क्योंकि वो दल भी उन पर नजर रख रहे जो कि अपने आप को मजबूत करने की बात कर रहे। कांग्रेस खुलकर मैं नाम ले रहा हूं, अभी आपने सुना भी, वो नहीं चाहेंगे कि यहां से एक मैसेज कोई भविष्य के लिए चला जाए कि हां इस पार्टी को मजबूती मिलनी शुरू हो गई, लोगों का यानी चुने हुए प्रतिनिधियों का विश्वास अब इस पार्टी में बन रहा। जी बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी और मायावती दोनों समझना पड़ेगा कि आखिर उनकी पार्टी में टूट कैसे हो रही है। देखिए जब एक ईंट दरकती है तो पूरा घर दरक जाता है, और यहाँ 6 ईंटें दरकी हैं और मजबूत ईंटें दरकी हैं। ये आज की बात है, कल 3 मजबूत ईंटें दरकी थी, कल की बात मैं कर रहा हूं। 2022 का चुनाव हो रहा हो, बहुजन समाज पार्टी हो या मायावती हो, दोनों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। क्योंकि अगर 2022 में उन्होंने बेहतर परफॉर्म नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि जो उनके हालात है और बदतर हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर देखना पड़ेगा मायावती को, आखिर क्या वजह है, क्यों उनका कुनबा टूट रहा है। एक जो पर्सनल कनेक्ट की बात होती है वो अब उनको लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर 6 लोग जाते हैं उनको बेहतर जगह वहां मिलती है तो जाहिर सी बात है जो बाकी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहतर ठिया तलाश जरूर रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो वो भी इधर सरक आए। दूसरी बात अखिलेश यादव को बात समझनी पड़ेगी कि अगर ज्यादा लोगों जो बाहर के लोगों को ज्यादा वो तरजीह देंगे पार्टी के अंदर, तो पार्टी को उनके वफादार हैं, कहीं उनमें ही दिक्कत पैदा ना हो जाए। तो ये
अखिलेश के लिए दोनों फायदे वाली बात भी है, नुकसान वाली बात भी है। और तीसरी सबसे अहम बात है कि लॉयल्टी पेस, तो लॉयल्टी को आप किस तरह से पे करेंगे अखिलेश यादव इन 5 प्रस्तावकों के लिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी के लिए सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई। वो जो पार्टी में कहा जाता था कि यहाँ पर टूट बहुत मुश्किल है, इतनी आसान, चलिए ये कहने की बातें रह गई खुर्रम, वो दिख रहा है कि वहां पर टूट कितनी आसान है, मुश्किल नहीं बल्कि कितनी आसान है वो दिख रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, मनोज जी भी हमारे साथ हैं, सुनील भराला साहब हमारे साथ इस वक्त राज्य मंत्री जुड़ रहे हैं। भराला साहब, बीएसपी के लिए तो बड़ा झटका है, 5 तोड़ ले गए अखिलेश, और ऐसी उम्मीद की जा रही है और चर्चा भी, और अखिलेश ने संकेत भी दिया कि और तोड़ेंगे वो। बसपा के लोगों को 5 तो विधायक तोड़े प्रस्तावक जो थे, तो वहां पर बीएसपी के लिए झटका है, लेकिन बीजेपी इसमें क्या देख रही है? देखिए, हेलो, हाँ भराला साहब बोलिए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का चरित्र एक है, और इनकी दोनों पार्टियों की ना कोई विचारधारा है और ना ही इनके पास कोई बड़े विजन है। ये क्षेत्रीय विजन के साथ काम करते हैं, उसमें भी हमेशा ये धोखा देने का काम किया इन्होंने। जब दल धोखा करेगा या दल धोखा देता है, इन दोनों का देखा होगा कि दल में धोखा देने की इनकी परंपराएं हैं, तो इनके जैसा इनका परिवार का मुखिया वैसे ही इनके सब बच्चे, तो ये बात इन पर चरितार्थ लागू होती है। तो इनका आपस का जो है ये दोनों का खेल है, खेल खेलते रहते हैं। भराला साहब, उनका तो आपस का खेल है। मैं ये पूछ रहा था कि आपके, चलिए 8 कैंडिडेट आपने उतारे हैं, आपके पास आंकड़ा है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत आम चर्चा थी और आप भी जमीनी तौर पर इन चर्चाओं से रूबरू होते ही रहते हैं लगातार। कहा जा रहा था कि बसपा के कैंडिडेट को बीजेपी एक तरीके से समर्थन दे रही या बीजेपी वॉकओवर दे रही है, वहां पर तो कम से कम झटका आपकी रणनीति को भी लगा या नहीं लगा? देखिए, ये जो कयास लगाते हैं ना, कयास लगाने से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी स्पष्ट रूप से, अगर हम लोगों को कोई कयास लगाने से या फिर हम किसी प्रकार की अपने मनोस्थिति बनाते तो हम नौवा प्रत्याशी खड़ा कर देती पार्टी। तो पार्टी ने अपना जो स्पष्ट बहुमत है जीत के लिए, वो 8 प्रत्याशी 8 ही खड़े करे हैं। तो इसमें हमारा झटका लगना ना झटका लगने का, नहीं, आपको झटका नहीं लगा है, आपके तो फिक्स हैं भाई 8, मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन 9वें के लिए आपकी रणनीति बन रही थी, उस रणनीति को झटका लगा है, आपको झटका नहीं लगा। उस रणनीति पर तो कुछ काम चल रहा था, क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है, राज्यसभा में आप और मजबूत होना चाहते हैं, संख्या बल आपका और रहे, आपके लोग और रहे वहां पर, तो आप ही की मजबूती है। हाँ, तो उस पर जो है हम लोग मजबूत हैं, हमारे सारे प्रत्याशी जीत आएंगे। और ये लोग, इनका जो खेल है वो पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, इनका जिस प्रकार का चरित्र सारी जनता जान गई है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का चरित्र। लेकिन सुनील भराला साहब, हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र होने लगा, खरीद फरोख्त का तोड़ने का जिक्र होने लगा, तो वहां पर आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चलेंगे, आप भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे, लेकिन उसमें एक चीज समझ से परे हो जाती है कि आपकी रणनीति क्यों 9वें कैंडिडेट के लिए नहीं बन पाई। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है बहुत जल्दी से। मनोज, आपने सुन लिया होगा सुनील भराला साहब को, राज्य मंत्री, उनका यह कहना है कि हमने जितनी संख्या थी उसके आधार पर फेयर गेम खेलते हुए उतने ही कैंडिडेट उतारे, हमें 9वें पर कोई ना विचार करना था और ना हम कर रहे थे। क्या वाकई ये सही है? और अब अगर ये सही नहीं था या सही नहीं है, तो इनकी अगली रणनीति, बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि एक यहां पर खेल खेला है, समाजवादी पार्टी ने बसपा को झटका दिया, लेकिन सभी, खासतौर से बीजेपी, ये चाहेगी कि उनके ही जरिए राज्यसभा में उनका आंकड़ा और मजबूत हो। तो निर्दलियों पर या किसी और पर कैसे निगाह है? अतुल जी, दरअसल क्या है कि सेफ गेम के पीछे डर था, इस बात को जो कि कोई नेता नहीं मानता, कोई पार्टी नहीं मानती, मंत्री जी या बाकी लोगों को पता है, उनको पता था कि सेफ गेम नहीं खेलेंगे, कल को जो स्थितियां अंदरूनी तौर पे विधायकों की नाराजगी हो सकता है, कहीं कोई दूसरा रूप भी ले सकती है। लेकिन जो लोग आज टूट करके गए हैं, मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो सुराव विधानसभा से मुस्तफा सिद्दीकी की बात कर ले, आतमलाल बिंद की बात कर ले, गोविंद जाटव की बात कर ले, इस चुनाव को देखिए 8 नवंबर की इसकी वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले वोटिंग बाई इलेक्शन की होने जा रही है। अब मैं फिर कह दूं आपको अतुल जी
इसका सीधा सीधा असर उन 7 विधानसभा सीटों पर भी पड़ने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये जो भी नेता है, ये पार्टी के कद्दावर नेता हैं, इनकी अपनी पकड़ है, पहचान है, इनके साथ लोग जुड़ते हैं और संदेशों की राजनीति होती है। आज जो मैसेज जा रहा है या गया है, वो कहीं न कहीं मायावती को कमजोर करने का सब, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने आज छक्का मारा है, ये इस बात को कहने में इनकार नहीं किया सकता। और भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी कि आखिर हो क्या गया 9वां प्रत्याशी के पीछे, तो कहीं न कहीं मेरी गणित थी, सरकार मेरी थी, यहाँ से लेकर दिल्ली तक चालें मुझे चलनी थी, लेकिन ये कैसे हो गया? ये इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा अतुल जी, लेकिन सच्चाई है। और बाकी खेल अभी बाकी, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, वोटों के तोड़ने के, आने के, जाने के, विघटन के खेल अभी बाकी हैं। हम आप आने वाले समय में देखेंगे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि यहां पर मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं मनोज जी कि बीएसपी को तो झटका लगा, लेकिन बीजेपी जो कि हिडन तौर पर 9वें प्रत्याशी पर अपनी निगाह रख रही थी और उसके लिए देखिए उनकी रणनीति बनी हुई थी, तो वो एक तरफा रणनीति नहीं बनाते हैं, वहां पर कई आयाम होते हैं उस रणनीति के, और वो अभी भी उस पर निगाह रखे हुए होंगे कि चलो ये हो गया तो अब और क्या हो सकता है या कौन हो सकता है। खुर्रम, अब यहां पर हलचल को इस तरीके की सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है बीएसपी के जो कैंडिडेट के साथ इस वक्त हो गया अचानक से, मायावती इसको इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगी, क्योंकि अखिलेश ने बहुत सधे हुए अंदाज में चोट पहुंचाई है। देखिए, अब उनके पास ऑप्शन ही क्या बचता है? एक ऑप्शन ये बचता है कि उन 5 खिलाफ एक्शन ले और ये विधानसभा अध्यक्ष को लिख कर दे कि इनको विधायक निरस्त की जाए, लेकिन जल्दी होनी नहीं है। वो दूसरी बात हो जाती है। दूसरी बात, खास बात यह है कि अभी एक बजाज का पर्चा खारिज करने की भी कवायद शुरू हो गई, जैसे खबरें आ रही है, उनका पर्चा भी खारिज हो सकता है क्योंकि प्रस्तावक में सरनेम गलत चला गया है। तो एक त्रुटि है जिसके चलते उनका पर्चा खारिज हो सकता है। अगर ऐसा होता है, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन मायावती के सामने अब सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन का वक्त आ गया है, यानी कि उनको बैठ कर सोचना पड़ेगा। जो उनके ब्रेन्स हैं, उनको बैठ कर सोचना पड़ेगा, चाहे सतीश मिश्रा हो, चाहे मायावती हो, इन लोगों को बैठ कर सोचना और समझना पड़ेगा कि आखिर टूट हुई कैसे और क्यों हुई, कैसे कम ज्यादा कम और क्यों हुई, ये ज्यादा सोचना पड़ेगा। और बाकी और कैसे विधायकों को इंटैक्ट किया जाए, ये भी उनको सोचना समझना पड़ेगा और इस पर पूरा मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, बेहद करीब है और 1 साल का वक्फा बचा है। 1.5 साल के बाद वोटिंग हो रही होगी उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए। तो ये समझना पड़ेगा, मायावती को समझना पड़ेगा, जो भी उनके ब्रेन स्टॉर्मर्स हैं पार्टी के अंदर, उनको समझना पड़ेगा कि पार्टी बचाई कैसे जाए। अब पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि विधायक की संख्या कम है। अगर 10 विधायक टूट जाते हैं तो जाहिर सी बात है एंटी डिफेक्शन लॉ भी उस पर नहीं लागू हो सकता है, अगर कैलकुलेशन उसी हिसाब से बैठती है तो अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने बड़े अरसे के बाद सुर्खियों में वापसी की है और बेहतर तरीके से वापसी की है। मायावती को पटकनी दी है। एक वक्त वो था जब दोनों संघ में चुनाव लड़ रहे थे और आज ये वक्त है जब एक वक्ता दूसरे व्यक्ति की पार्टी तोड़ रहा है। तो वहीं बीजेपी को समझ में आ रहा होगा कि अब वो समाजवादी पार्टी के वो तेवर नहीं है जो पहले थे। यानी कि कई मैसेज अखिलेश ने देना चाहा है कि आज समझिए कि हम अब टेढ़ी राजनीति भी कर सकते हैं। देखिए, जो मोराल बूस्टर की बात होती, जो कार्यकर्ता खामोश बैठे थे समाजवादी पार्टी का, अब उनको समझ में आ गया है कि उनका जो नेता है वो एनर्जाइज हो चुका है और वो मैदान में उतर चुका है और स्ट्रेटेजिकली वो वॉर कर रहा है। तो ये एक मोराल बूस्टर उनके कार्यकर्ता के लिए, ये समाजवादी पार्टी को। लेकिन ठीक है, लेकिन मोराल बूस्टर के तौर पर तो हम इसको देखें। अब यहां पर सवाल ये उठेगा, आपने अभी सुना होगा, दीपक हमारे साथ जब थे तो कांग्रेस मजबूत हो रही है, ये उन्होंने तर्क दिया और ये कहकर उन्होंने सपा बसपा दोनों को घेरा कि बसपा तो थी कमजोर, सपा भी कमजोर है, इसलिए देखिए वो धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं और ये जायज नहीं है लोकतंत्र में, हमारे संविधान के हिसाब से, 10th शेड्यूल के हिसाब से तर्क वो दे रहे थे। अब यहां पर यह कदम बीजेपी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेगी और ठोस बनाएगी, स्वाभाविक है। बसपा विचार करेगी और करने की जरूरत है, यह और व्यवहारिक है। लेकिन कांग्रेस इस कदम को कैसे देखेगी? इतनी आसानी से वो स्वीकार नहीं करेंगे इसको कि कोई अचानक से एनर्जेटिक हो जाए और इस तरीके का झटका देकर एक बड़ा मैसेज दे।
लेकिन जब दीपक सिंह ने ये कहा कि धनबल का उपयोग है और नैतिकता की बात करी, तो नैतिकता की बात वही करते हैं जैसे आपने भी कहा था, कमजोर करते हैं नैतिकता की बात, मजबूत हमेशा वो चीजें हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत ये कांग्रेस सामने आ गई कि पिछले 8 महीने की मेहनत एक ही दिन उनकी धाराशाही होते हुए दिख रही है, उनको ऐसा महसूस होने लगा है। क्योंकि आप देखिए विगत पिछले तकरीबन 8 महीने से आप देखिए जो कांग्रेस लगातार सुर्खियों में थी, प्रियंका गांधी सुर्खियों में थी, लल्लू सुर्खियों में थे। ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा नेता विपक्ष का कोई है तो वो लल्लू हैं, वो प्रियंका गांधी हैं और पार्टी है कांग्रेस है। सपा बसपा तो खामोश बैठी है। लेकिन सपा ने जिस तरीके से अपने को री इंट्रोड्यूस किया इस पूरे महासंग्राम में जो 2022 को होगा, ये बताता है कि चेहरे पर शिकन पड़ी है कांग्रेस के कि समाजवादी पार्टी जिसको वो खामोश समझ रही थी कि वो किसी कारणों से खामोश है, ऐसा नहीं है। अब बीजेपी के सामने 2 चैलेंज सामने आते हैं। एक तो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी एनर्जाइज है जिसको दीपक भी समझ रहे थे, लेकिन दूसरी बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ये पैतरा, जाहिर सी बात है कि स्ट्रेटजी को रिवाइव करने की जरूरत बीजेपी को भी पड़ेगी कि किस तरीके से अपने आप को आज की परिस्थिति के हिसाब से चेंज करे, जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल शायद नहीं होना चाहिए। मनोज, सवाल अब इस यहां पर आएगा कि 22 के लिए मैसेज और उस मैसेज से कई और दलों और नेताओं को भी मैसेज जाएगा, अलग अलग पार्टियों के, वो एक विषय हो गया। उस पर तो हम देखेंगे कि अब परिणाम क्या कहेगा राज्यसभा चुनाव का। लेकिन राज्यसभा चुनाव को अगर हम अभी टटोल कर देखें, जो इक्वेशन फिट किया यहां पर अखिलेश यादव ने, जो निर्दलीय कुछ लोगों ने तमाम जगह गठजोड़ अपने कर रखे और उस आधार पर उनको लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी। बीजेपी के वो सहयोगी दल जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, कुछ कुछ आंकड़े उनके हैं, कुछ उनसे नाराज या कुछ उनके साथ, उन तमाम चीजों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या लगता है कि हां, बीजेपी अभी भी इस चुनाव में भी वही परिणाम उम्मीद कर रही है जैसा इक्वेशन उसने बनाया कि 8 तो आंकड़े के आधार पर है और बाकी जो आंकड़े बनाए जा सकते हैं उस आधार पर भी हम कर दिखाएंगे और झटका वहां भी देंगे। इस आंकड़ों के पीछे जो बीजेपी का तर्क है और जो उनकी रणनीति, आप उसको समझिएगा। दरअसल 2019 और 2017 2 इक्वेशन बने थे प्रदेश में, जिसको ट्रायल के तौर पर अखिलेश यादव ने एक कांग्रेस के साथ में और दूसरा बसपा के साथ में किया, और दोनों तकरीबन फेल रहे। लेकिन एक संदेश गया था पूरे प्रदेश में कि मायावती अखिलेश के भरोसे 0 से 10 पे पहुंच गई, और इसका जवाब कई मंचों पर अखिलेश यादव को देना पड़ा था, जिसमें ये कहिए उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की बड़ी फजीयत हुई थी। आज की स्थिति की हम बात कर लें तो देखिए, राजभर ना छोड़ना चाहते थे भाजपा को, ना भाजपा छोड़ना चाहती थी राजभर को। उनके कंप्रोमाइजिंग का जो बीच का रास्ता था लोकसभा चुनाव में, वो किन्हीं कारणों से टूट गया। लेकिन वो बीच की डोर अभी भी टूटना बाकी है, कहीं न कहीं जुड़ने की उम्मीद है। मैं फिर कहूंगा, प्रदेश में जो गठबंधन में, चाहे अपना दल की बात कर ले, चाहे वो राजभर की बात कर ले, या एक वोट की अतुल जी बहुत बड़ी कीमत है, और उस कीमत को हम आप एक दिन में बदलते हुए नहीं तो यही तो बात है ना, यही तो बात है मनोज जी कि एक वोट की जब इतनी कीमत है तो कल रायनी मुलाकात करती है, उनके असलम रायनी की पत्नी मुलाकात करती है, इतना बड़ा संदेश मुस्कुराते हुए, जैसा खुर्रम बता रहे थे कि अखिलेश यादव ने दिया कि ड्रामा अभी बाकी है, तब भी मैं बीजेपी को छोड़ देता हूं। बसपा और बसपा प्रमुख या उनके थिंक टैंक समझ नहीं पाए कि असल में क्या हो सकता है, वो क्यों एक वोट की अहमियत को नहीं समझ पाए और 5 प्रस्तावक खो बैठे। दरअसल थोड़ा सा तो समय लेंगे। BS4 कैडर जब वो कांसी राम के बजाय नेतृत्व मायावती के हाथ में आया, तो मायावती लगभग हर विधानसभा में 15 से 20-25 हजार वोट हाथ में रख करके टिकट का वितरण करती थी और बोलियां लगती थी। ठीक है। लेकिन 2014 के बाद बदली पर चलिए, शायद मनोज जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, तकनीकी कुछ खामी है। बहुत जल्दी से खुर्रम यही सवाल आपसे, उसके बाद में मनोज जी के पास वापस लौटूंगा। ये अपने आप में समझ से परे है कि इतनी कद्दावर नेता, जो कि वाकई ऐसे नहीं कह सकते कि वो इन चीजों को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेती होंगी, वहां पर कहां चूक हो गई बसपा से कि कल मुलाकात भी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, वहां संकेत भी दिए जा रहे हैं, और फिर भी बसपा एकदम शांत बैठी रही, अपने लोगों पर न तो नजर रख पाई, ना ही उनको इंटैक्ट कर पाई, और वहां पर खेल ऐसा हो गया कि 5 के 5 प्रस्तावक चले जाते हैं 10 में से।
जी बिल्कुल, यही मायावती को सोचना और समझना पड़ेगा कि आखिर प्रस्तावक कैसे हाथ से निकल गए। देखिए, ये नॉर्मल विधायक नहीं थे, ये प्रस्तावक थे और उसकी वजह से राज्यसभा की जो उनका जो पर्चा है उनके कैंडिडेट का वो खारिज भी हो सकता है। क्या स्थिति बनेगी वो कल की वो आगे देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ एक चीज और जोड़ दूं कि अखिलेश के लिए क्यों जरूरी था ये कदम उठाना। उनके लिए जरूरी ये भी था क्योंकि अगर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होता, वोटिंग हो रही होती, तो कहीं ऐसा ना होता कि भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी ना सिर्फ बीएसपी में करता बल्कि सपा में भी कर लेता। यही वजह थी अखिलेश को जरूरी था अपनी पार्टी को बचाने के लिए दूसरी पार्टी को तोड़ना, और जो उन्होंने खूबसूरती के साथ कर भी लिया, बड़ी बेहतर तरीके से किया भी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को देख रही है, जो सिर्फ एक वॉचर है उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके सारे कैंडिडेट राज्यसभा में जा रहे हैं, लेकिन जो नवा कैंडिडेट क्यों नहीं आखिर उतरा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनको इस बात को तसल्ली होने दी अखिलेश यादव ने कि आप इस बात को तसल्ली बख्श हो जाइए, 3 बज जाने दीजिए कि दूसरा पर्चा दाखिल ना हो पाए? क्या ये पूरा समय अखिलेश यादव ने सिर्फ इसलिए दिया ताकि ये काम कल भी हो सकता था, लेकिन आज सिर्फ इसलिए किया कि कहीं कोई भी गुंजाइश ना रहे नया पर्चा दाखिल होने का या कोई करेक्शन करने का? अब नाम वापसी की बात है, तो अब देखने वाली बात होगी कैसे क्या होता है, क्या नाम वापसी हो जाती है। बहुत सधा हुआ, मैं ये कह सकता हूं खुर्रम कि बहुत सधा हुआ कदम उठाया, संकेत भी दिए, और फिर भी अगर कोई नहीं समझ पाया तो इसमें अखिलेश की गलती तो हम नहीं कहेंगे ना। उन्होंने सधा हुआ कदम उठाया, संकेत दे देकर उठाया। मनोज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मनोज मिश्रा, अपनी बात भी आप पूरी करें, और उसमें यही सवाल है कि अब यहां पर बीएसपी को झटका सिर्फ नहीं दिया अखिलेश ने, बल्कि ऐसी जगह पर झटका दिया है कि वहां से उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन 5 लोगों को तोड़ा जो कि प्रस्तावक, और बीजेपी की रणनीति नवीं कैंडिडेट के लिए पर्दे के पीछे से क्या थी, वो चर्चाएं आम हो रही थी कि क्यों नहीं उतारा भाई, कर सकते थे, आराम से हो सकता था, अपनी संख्या के बाद बहुत सारे और थे जिनका समर्थन मिल सकता था, वो भी उस पर गच्चा खा गए। अतुल जी, दरअसल बिल्कुल ठीक बात है। मैं खुर्रम की बात को आगे बढ़ाना इसलिए चाहूंगा, दरअसल वोटर नहीं थे, वो प्रस्तावक थे, और प्रस्तावकों को टूट करके दूसरी पार्टी में जाना, और तो एक शब्दों में ये कह लेते हैं कि टूटना तो पहले से तय था। ये चीजें एकाएक एक दिन में नहीं होती है, इसकी बिसात पिछले काफी दिनों बन गई होगी, लेकिन अंदाजा मायावती को नहीं लगा। ये सोचने की बात है, मैं कह रहा था कैडर की बात है कि होता क्या था, मायावती की एक पहचान बन गई थी। लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका प्रदेश में एक, अब हर विधानसभा में 15 से 20-25 हजार वोटर वो खुद रख के बैठती थी, बाकी जीतने वाले और पैसा देने वाले कैंडिडेट को टिकट देती रही। ये परंपरा, ये मैसेज नीचे तक जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट 2014 से तैयार करना शुरू की, और 2017 में उन्होंने उनको ध्वस्त कर दिया, और उस ध्वस्त को किया जनता में। आज की जो स्थिति है, 18 आपके विधायकों में से 10 विधायक आप टूटने के कगार पे हैं, और 5-6 विधायक जो 5 इसमें प्रस्तावक थे वो चले जाते हैं। चिंता का विषय है, लेकिन दरअसल जो एक चरित्र की बात है या एक अब इंसान की पहचान की बात होती है, अतुल, दरअसल मायावती कभी किसी चीज को वो सेल्फ में आज तक नहीं मानती है, और वो उनके नेचर में भी नहीं। आप देखिएगा, उनका बयान भी आएगा, उनकी बातें भी आएंगी, वो सब कुछ करेंगी, लेकिन अंतर आने में कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने ये तय कर दिया या ये मैसेज दे दिया कि भाजपा के सामने प्रदेश में प्रतिपक्ष अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। 2019 तो उनको मात मिल गई थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 2022 जो आने वाले समय में दिख रहा, पक्ष और विपक्ष की बात कर ले मौजूदा स्थिति में, और कांग्रेस की, दीपक जी चले गए, कांग्रेस की दरअसल सारी लड़ाई अतुल जी हास्यास्पद मैं इसलिए कहता हूँ कि दफ्तर से दफ्तर तक है। वो दिल्ली दफ्तर से प्रदेश दफ्तर जाती, जिले दफ्तर तक भी न ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए इनको काम करने की जरूरत है बूथ स्तर पर। जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक प्रदेश मजबूत नहीं होगा। अखिलेश यादव का कैडर बूथ है, उसमें कहीं कोई जाने की बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मनोज, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि देखिए, भले आप आरोप लगा दे, लेकिन आपने अपने आप को कितना मजबूत किया है, और यही बात कांग्रेस के लिए लागू होती है, और ये बात अब बसपा के ऊपर भी आएगी, क्योंकि ना सिर्फ उनके, देखिए यहां पर उनके राज्यसभा के कैंडिडेट के प्रस्तावक चले गए, बल्कि उसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्होंने उन लोगों को चुना होगा, यानी मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, वो आगे आने वाले चुनाव में आखिर कैसे उस पार्टी के साथ इंटैक्ट हो पाएंगे और कैसे भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि बहन जी के नाम पर उनकी पार्टी के लोगों को, अगर चुनिंदा लोगों को ही जीत मिली थी, तो वहां पर एक पार्टी के ऊपर भरोसे की बात थी, बहन जी के नाम पर भरोसे की बात थी। अब वहां पर उन तमाम आम लोग जो कि उनके समर्थक हैं, जो कि उनको चुनना चाहते हैं, वो भी विचार करेंगे, और ये माहौल बनेगा या बनाया जाएगा राजनीतिक तौर पर भविष्य में भी। खुर्रम, बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना ही कि संकेत कल अखिलेश ने दिए थे, नजारा आज दिखा।
आज यहां पर अब इसके आगे जो हम लगातार उम्मीद कर रहे थे कि यह होना है या हो सकता है, और वो होता दिख भी रहा है, टूट बड़ी भी हो सकती है। देखिए, संकेत तो कल ही तकरीबन 1 बजे मायावती को मिल गया होगा कि उनके विधायक टूट सकते हैं जब असलम रायनी की पत्नी शामिल हो गई समाजवादी पार्टी में। तो ये उसी वक्त उनको संभाल लेना चाहिए, कम से कम असलम रायनी पर निगाह रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये बताता है कि लेथार्जिक अप्रोच मायावती की हो गई है। लेकिन अब टूट कितनी बड़ी हो सकती है और कितनी बड़ी संख्या में बीएसपी के विधायक टूट सकते हैं, अब ये देखना बाकी है। तो जाहिर सी बात है मायावती ने इस पर काम करना जरूर शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो जाहिर बात है कि अभी भी लेथार्जिक एटीट्यूड अपनाई हुई है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितनी टूटेगी, सवाल ये है कि 2022 में इसका फायदा कितना पहुंचेगा समाजवादी पार्टी को, वो भविष्य की बात है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप एक कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकते हैं, जिसका कोई मतलब तो नहीं होगा, लेकिन यह बताने के जरूर होगा कि मायावती ने सब कुछ समझ लिया है। एक मैसेज देने की कोशिश तो कम से कम मायावती जरूर करेंगी, अपने उसी अंदाज में कठोरता दिखाएंगी कि हमने अनुशासनात्मक ये कार्रवाई की है और पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है। जो लोग अगर ऐसा कदम उठा रहे हैं तो पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन अंदर खाने देखिए सबको पता है कि उसके बाद वो खुद कितना मजबूत कर पाएंगी पार्टी को, या उनके लोग कितना इंटैक्ट रह पाएंगे आने वाले समय के लिए। क्योंकि यहां पर सिर्फ राज्यसभा चुनाव की बात नहीं है, ठीक है, इन दलों के लिए वो आंकड़ा भी जरूरी था, वहां जीत मिलती है तो उससे एक मैसेज भी जाएगा, लेकिन इनका फोकस सिर्फ वो एक राज्यसभा की सीट नहीं है, इनका फोकस भविष्य था, जो कि खास तौर पर अखिलेश यादव ने बहुत सडन तरीके से नहीं बल्कि हिडन तरीके से स्ट्रेटजी के साथ कुछ करके दिखाया है, और अभी तो फिलहाल वो एज लेते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपका भी बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी आपका। तो मौजूदा दौर में देखिए एक बड़ा झटका बीएसपी को फिर से लगा, जो कि लगातार 14 से लगता चला आ रहा है अलग अलग चुनाव में, वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव। लेकिन राज्यसभा यानी उच्च सदन के चुनाव के पहले ही प्रस्तावक अगर टूट जाए, वो भी 5-5, तो ये झटका नहीं, ये बहुत बड़ा झटका है। इस झटके के लगने से पहले मायावती ने इस पर विचार क्यों नहीं किया, वो भी तब जब कुछ चीजें खुलकर सामने आ रही थी, संकेत मिल रहे थे। क्यों आखिर उनका ऐसा अप्रोच रहा, और अब उनका आगे का कदम क्या होगा, यह भी एक विषय होगा। और बीजेपी 9वें कैंडिडेट के लिए अब नया गेम क्या करेगी, यह अपने आप में एक अलग रणनीति होगी। नमस्कार।